हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, भारत की न्यायपालिका जो कि भारत की विधायिका और कार्यपालिका के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र का एक संवैधानिक स्तंभ भी है, हाल फिलहाल में बहुत अधिक विवादों में रहा। कारण सबसे पहली बात, कुछ समय पहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें संवेदनशीलता की कमी है और इसमें सुधार होना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर संजीव सान्याल जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने में सबसे बड़ी बाधा भारत की न्यायपालिका है। यह बयान काफ़ी विवादित हुआ संजीव सान्याल जी का, और हाल ही में यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकीलों ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से संजीव सान्याल के खिलाफ अवमानना याचिका प्रारंभ करने की अनुमति मांगी है। ध्यान रखिएगा कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के अंतर्गत निजी व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अवमानना पर कार्रवाई शुरू करने से पहले अटॉर्नी जनरल की अनुमति आवश्यक होती है। अब सवाल यह है कि क्या सान्याल ने सच कहा या उन्होंने अदालत का अपमान किया? क्या जो कंटेम्प्ट लॉ हैं जिन पर आजकल बहुत डिबेट भी चल रही है, वे आलोचना दबाने का अधिकार बन गए हैं या आलोचना दबाने का हथियार बन गए हैं? और क्या न्यायपालिका बिना सुधार किए भारत को विजन 2047 तक पहुंचा पाएगी? ये सारे प्रश्न बहुत रेलेवेंट हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से भारत के सपने को, विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अवश्य सहायता करेंगे यदि इन्हें हल किया गया तो। देखिए, न्यायपालिका जो है, अगर हम भारतीय लोकतंत्र को देखें तो न्यायपालिका संविधान और मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाती है, संसद और सरकार के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित करती है और विधि के शासन को बनाए रखने में मदद करती है। अगर हम भारतीय न्यायपालिका का इतिहास देखें तो केशवानंद भारती केस एक गोल्डन केस माना जाता है जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया। इसी प्रकार इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस था जहां पर न्यायपालिका ने चुनावी शुचिता को स्थापित किया। राइट टू प्राइवेसी एक्ट, जिसे प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया। इस प्रकार देखें तो न्यायपालिका का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान प्रश्न भी बिल्कुल इररिलेवेंट तो नहीं है, हमें उन प्रश्नों को भी समझना चाहिए जो न्यायपालिका की कार्यशैली, उसकी समस्याओं को लेकर उठाए जा रहे हैं। इसी विषय पर आज इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, संजीव सान्याल का केस है क्या? वास्तव में 20 सितंबर को न्याय निर्णय 2025 सम्मेलन में बोलते हुए संजीव सान्याल ने कहा था कि हमारे पास विकसित भारत बनने के लिए प्रभावी रूप से 20 से 25 साल का समय है। और उन्होंने आगे यह कहा कि न्यायिक प्रणाली और कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह विशेष रूप से न्यायिक प्रणाली अब मेरे विचार से विकसित भारत बनने में, तेजी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। इसका जो उन्होंने कारण दिया वह कारण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से फैसले आने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, जिससे भारत में निवेशक आने से डरते हैं। न्यायपालिका में जो माय लॉर्ड संस्कृति है वो औपनिवेशिक अवशेष है और जनता से दूरी बनाती है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लंबी छुट्टियां रखती है जिससे कामकाज ठप होता है और पेंडेंसी बढ़ती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए डॉक्टर्स इतने लंबे समय छुट्टी पर चले जाएं तो हॉस्पिटल में कौन देखेगा। तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका बहुत लंबी छुट्टियां मनाती है और इससे कामकाज बहुत डिले होता है। अब आते हैं इनके बयान पर होने वाले अवमानना के मामले पर। देखिए, इनका मुख्य तर्क यह था कि सान्याल ने न्यायपालिका को सबसे बड़ी बाधा बताकर बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है न्यायपालिका को। देखिए, संजीव सान्याल का जो बयान है वो कई वरिष्ठ वकीलों को बुरा लगा और उन्होंने अदालत की प्रतिष्ठा पर इसे सीधा हमला माना। अटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया गया कि उन पर न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए और उन्होंने जो तर्क दिए उसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण तर्क था कि जब आप न्यायपालिका को सबसे बड़ी बाधा बताते हैं तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की साख को ठेस पहुंचाते हैं। जनता का विश्वास अदालत पर से कम हो सकता है इस तरीके के बयानों से। और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की बात करें तो यह
क्रिमिनल कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ सकता है, क्योंकि इसमें अदालत की गरिमा और अधिकार को कमतर दिखाया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से जानिएगा कि जो कंटेम्प्ट होता है, जो अवमानना होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट होता है जब न्यायालय के निर्देशों और आदेशों को जानबूझकर ना माना जाए तो उसे हम सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं, जबकि जब न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जाए तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहा जाता है। तो यहां पर मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट का बन रहा है, क्योंकि इन्होंने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, ऐसा वकील मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लीगल नोटिस जारी करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ऐसा पहली बार होगा कि जब प्रधानमंत्री के शीर्ष आर्थिक सलाहकार को अदालत के खिलाफ बयान का जवाब देना पड़ेगा। और यह विवाद सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि पूरे देश में आलोचना या अवमानना, इन दोनों के खिलाफ, इन दोनों के साथ साथ होने वाली बहस का मामला जरूर बन गया है। अब अवमानना के कानूनों में अगर हम और देखें तो इसके संवैधानिक प्रावधान और लीगल प्रावधानों को भी समझ लेना चाहिए। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्यवाही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति मिलती है कि वह अवमानना के संबंध में दंडित कर सके। और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत हाईकोर्ट को यह पावर मिलती है कि वह अवमानना के संबंध में दंडित कर सके। जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पावर होते हैं, अभिलेख न्यायालय के पावर होते हैं, उसी के अंतर्गत अवमानना के अंतर्गत दंडित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश का पालन नहीं करता तो सिविल कंटेम्प्ट चलेगा, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट चलेगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकेंगे। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का। इसके अनुसार जैसा मैंने आपको बताया, सिविल कंटेम्प्ट होगी और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगी, और इनके अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। अब आपको यह समझना चाहिए ये ऐसी कार्यवाहियाँ ज़रूरी क्यों हैं। तो देखिए, अदालत की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अदालत की अवमानना के संबंध में दंड देना आवश्यक है। जनता का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे, यह बहुत बड़ा आधार है लोकतंत्र का। अगर जनता का विश्वास न्यायपालिका पर नहीं रह गया तो निश्चित तौर पर लोग न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। और इस संबंध में जो विवाद और आलोचनाएं हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि जो कंटेम्प्ट लॉज हैं, इनका इस्तेमाल कभी कभी आलोचनाओं को दबाने के लिए भी किया जाता रहा है। असली समस्या यह है कि कब आलोचना कंस्ट्रक्टिव है और कब कंटेम्प्ट बन जाती है, यह रेखा बहुत धुंधली है। यही कारण है कि अक्सर यह कानून फ्री स्पीच बनाम जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच की खींचतान में फंसा रह जाता है। आगे बढ़ते हैं, और हमें यह समझना चाहिए वास्तव में कि न्यायपालिका इस तरीके की आलोचनाओं के सामने आती क्यों है, क्यों न्यायपालिका यहाँ पर और किन मुद्दों पर फेल हो जाती है। वास्तव में न्यायपालिका के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, उन्हें भी हमें समझना चाहिए। देखिए, भारत की न्यायपालिका लोकतंत्र का बहुत अहम स्तंभ है, लेकिन इसमें गहरी समस्याएं हैं और बड़ी समस्याएं हैं, जिनको लेकर के न्यायपालिका की आलोचना प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बार बार की जाती रही है। जैसे कि लंबित मामलों की बात करें तो न्यायालयों में आज की डेट में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। एक सामान्य नागरिक को न्याय पाने के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि विलंबित न्याय नहीं होता, और यही न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आता है। दूसरा, नीतिगत अवरोध। देखिए, कई बार अदालतें बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक देती हैं, जैसे नर्मदाबाद की बात करें, स्टरलाइट प्रोजेक्ट की बात करें, दिल्ली मेट्रो की बात करें, ये कई सालों तक ये परियोजनाएं अटकी रहीं न्यायपालिका के अंतर्गत। इससे विकास की गति धीमी होती है और साथ ही साथ डिले होने के कारण आर्थिक लागत भी बढ़ती है, जिसका वहन भारत के टैक्स पेयर के पैसे से किया जाता है। अगला मामला आता है जुडिशियल ओवररीच का। आप देखेंगे तो न्यायपालिका कई बार अपने दायरे को लांघते हुए कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करती है। आरक्षण के मामले में, पर्यावरण के मामले में, परीक्षा सुधार के मामले में, शिक्षा नीति के मामले में, और इन नीतिगत निर्णयों से जब दखल पड़ता है तो निश्चित तौर पर सवाल होता है कि अदालत क्या अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रही है, क्या जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, और यहाँ से न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी पर और प्रश्न उठते हैं।
इसके साथ साथ आर्थिक असर की अगर हम बात करें, जब निवेशक देखते हैं कि भारत में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कई कई सालों तक अदालतों में लटके रहते हैं तो उनका भरोसा कम होता है, वे निवेश करने से घबराते हैं और भारत का विदेशी निवेश इससे बहुत प्रभावित होता है। अगर हम संरचना की कमी की बात करें तो न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी चुनौती यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जजेस की संख्या बहुत कम है, उन्हें ज़रूरत के मुताबिक जज अपॉइंट नहीं होते हैं और जजेस के अपॉइंटमेंट में बहुत लंबा समय लगता है। इसके साथ साथ जुडिशरी में वैकेंसीज भी बहुत लंबी होती हैं, जैसे गर्मियों का अवकाश हो जाता है तो उससे क्या होता है कि पेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं कारणों से ही संजीव सान्याल जैसे लोग न्यायपालिका को विकसित भारत की एक बड़ी बाधा के तौर पर दिखाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो न्यायपालिका के साथ बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं, तो न्यायपालिका के पक्ष में भी हमें समझना चाहिए कि क्या तर्क दिए जा सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इन चुनौतियों के बावजूद न्यायपालिका में कई ऐसी खूबियां हैं जिसके बिना लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते, जैसे कि चेक्स एंड बैलेंसेस। न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति पर अंकुश लगाती है। अगर वह ना हो तो सरकार निरंकुश हो जाएगी, ऑटोक्रेट हो जाएगी और जनता के अधिकारों का दमन करने लगेगी। दूसरी, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी न्यायपालिका ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार पर्यावरण और विस्थापन से प्रभावित जनता को बड़ी राहत दी है, जैसे खनन पर रोक, जंगलों की रक्षा, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी आदेश, जहां पर सरकार निश्चित तौर पर इस तरीके की कार्रवाइयों को करने से बचती है, न्यायपालिका निष्पक्ष होकर इन कार्यों को करती है। अगर हम मानवाधिकारों की रक्षा की बात करें तो न्यायपालिका ने बार बार नागरिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले ये स्थापित करते हैं जो सरकार पर अंकुश लगाया जाए और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। इस भूमिका को न्यायपालिका बखूबी वहन करती है। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ, जो कि हर डेमोक्रेसी का मूल है, आधार है, इसके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिना न्यायपालिका के विकास का अगर हम मतलब निकालेंगे तो वह कानून की जगह ताकतवर राज के द्वारा ही की जा रही सरकार का काम होगा। रूल ऑफ लॉ यानी कि न्याय का शासन, विधि का शासन स्थापित होगा, तभी विकास न्यायपूर्ण होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ होगा। यानी कि अगर न्यायपालिका ना हो तो विकास तो हो सकता है लेकिन वह लोकतांत्रिक भी नहीं होगा और न्यायपूर्ण भी नहीं होगा। तो आज अगर हम भारत के लिए विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस सपने तक पहुंचने में न्यायपालिका और विकास के बीच के टकराव को एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर संजीव सान्याल का बयान केवल एक आलोचना नहीं है, बल्कि उस असली समस्या का एक आईना भी है जहां आम नागरिक रोज महसूस करता है कि मुकदमों में देरी, न्याय तक पहुंच, इतना खर्चीला न्याय और मुश्किलें, साथ ही साथ नीतिगत अवरोध, ये सभी न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो न्यायपालिका अगर ना हो तो लोकतंत्र का लोकतंत्र रह पाना भी लगभग असंभव होगा। विकास अधिनायकवाद के चपेट में आ जाएगा। तो असली सवाल यही है कि क्या न्यायपालिका एक बाधा है या फिर एक सहयोगी है? क्या कंटेम्प्ट लॉज आलोचना को दबाते हैं या न्याय की गरिमा को बचाते हैं? और सबसे अहम, क्या भारतीय न्यायपालिका को सुधार कर विकास का साथी बनाया जा सकता है या नहीं? तो स्पष्ट है कि भारत का भविष्य तभी सुनिश्चित होगा जब विकास और न्याय दोनों साथ साथ चलें। आपसे सवाल जो मैं अपने हर वीडियो के बाद में ज़रूर पूछता हूं वो यह है कि क्या आप मानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका वाकई विकसित भारत की राह में बाधा है या यह भारतीय लोकतंत्र का एक सुरक्षा कवच है? आप अपना विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट छोटा सा ज़रूर है लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। हमारा स्टडी IQ परिवार अब 20 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है, और इस 20 मिलियन सब्सक्राइबर के परिवार में आप सब लोग, जो लोग UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग अभी IAS की तैयारी का सपना देख रहे हैं, जो 2026 में, 27 में या 28 में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑफ़र है। ऑफ़र यह है कि जो बच्चे भी कोई भी हमारे किसी भी साल का फाउंडेशन बैच लेते हैं, उन सब को
हमारा फाउंडेशन बैच बहुत ही मिनिमम प्राइस, एक ही प्राइस सबके लिए है, 20,000 रुपीज़। आप 20,000 रुपीज़ पे करके हमारा कोई भी फाउंडेशन बैच खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह सुविधा केवल और केवल शुरू के 200 बच्चों के लिए है और वो 200 लकी बच्चे इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यह सुविधा केवल और केवल उपलब्ध है 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद यह ऑफर खत्म हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यह फीस आपको कब पड़ेगी, जब आप ज्वाइन करने के लिए आएंगे और वहाँ पर आपसे एक मांगेगा कि क्या आपके पास कोई कोड है, और तब आपको अप्लाई करना होगा पीके लाइव कोड। यह कोड याद रखिएगा, स्टडी IQ IAS का कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं, कोई भी मतलब आप IAS का कोर्स लें, PCS का कोर्स लें, स्टेट PCS का कोर्स लें, जुडिशरी का कोर्स लें, ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोर्स लें, कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं और आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सबसे कम रेट पर सबसे बड़े डिस्काउंट के साथ आपको कोर्स हमेशा ही मिल जाएगा। लेकिन ये 20,000 वाला प्राइस केवल 30 तारीख तक ही मिलेगा, तो इसलिए जल्दी कीजिए, इस मौके को मत गवाइए। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसकी फीस और भी बहुत कम है। अगर आप और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपकी सहायता करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।